हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी जीके सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका कि यह तीसरा एपिसोड है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टोटल 40 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ए, बी, सी और डी लिख करके। अगर आपका उत्तर सही है ए तो अपना उत्तर दीजिएगा ए, अगर बी सही है तो बी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी, वायु घर्षण, ऑप्शन सी, श्यानता, ऑप्शन डी, व्यक्तीकरण। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। मतलब वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। इंग्लिश में इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव से एक और प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला तो ये हो गया कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। लेकिन यहाँ से एक और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है फोर्स बटे लेंथ। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो फोर्स बटे लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ML/T⁻², और लेंथ का हो जाएगा L। तो L से L कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका उत्तर? MT⁻²। तो MT⁻²। इसका डायमेंशन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव का एक बार डायमेंशन भी पूछा गया है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन हो जाएगा MT⁻²। सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, डॉक्टरों के द्वारा, ऑप्शन बी, इंजीनियरों के द्वारा, ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा। सही उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से किसके द्वारा सोनार का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा। दोस्तों, सोनार का नाम आप बहुत बार सुने होंगे। इसका क्या होता है? कैपिटल SONAR। तो देखिए दोस्तों, सोनार किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सोनार जो है समुद्री यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो SO का मतलब हो जाता है साउंड, ये ध्यान में रखिएगा, साउंड। और N का मतलब हो जाता है, SO का मतलब साउंड, NA का मतलब हो जाता है नेविगेशन, एंड R का मतलब होता है रेंजिंग। तो ये ध्यान में रखिएगा कि साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो सोनार किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा था। दूसरा, हमने इसका सोनार सिस्टम का फुल फॉर्म बता ही दिया है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान में रखिएगा, सोनार जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस सेकंड प्रश्न जो है, इससे आपको 3 प्रश्न ध्यान में रखना है। सबसे पहला, सोनार किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्री यात्रियों के द्वारा। दूसरा, सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो सोनार का फुल फॉर्म हमने बताया, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तीसरा, सोनार सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। तो ये तीनों प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। और एक बोला जाता है कि सोनार क्यों उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोनार का उपयोग 2-3 कामों में लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला तो हो गया समुद्र की गहराई जानने के लिए, और तीसरा पहला समुद्र की गहराई जानने के लिए, और अगर समुद्र में कोई वस्तु डूब गई है, जैसे पनडुब्बी वगैरह कितने नीचे है, कितनी गहराई पर है, तो इसके लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी समझ गए दोस्तों। चलिए इसको संक्षेप में एक बार फिर से बता देता हूँ। सोनार का फुल फॉर्म, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो आपका तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सही उत्तर समुद्री यात्रियों के द्वारा। उसके बाद, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। और चौथा, सोनार क्यों उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई जानने के लिए।
अगर समुद्र में कोई वस्तु डूब गई है तो उसकी दिशा, गति और डायरेक्शन जानने के लिए, मतलब कितना गहराई पर है, किस दिशा में है और किस गति से जा रहा है, तो इस सब का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका तीसरा प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। आपका ऑप्शन है ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अल्फा कण। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सूर्य में जो है लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हीलियम पाया जाता है। तो पूछता है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसको मारिएगा हाइड्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका चौथा प्रश्न है। आज का आपका चौथा प्रश्न क्या है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी अग्नाशय। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। मतलब शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय। दोस्तों अगर यहाँ पूछता कि शरीर का पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो है यकृत, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो क्या मारिएगा, अग्नाशय। ये दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि एक बार तो पूछा है एएलपी में कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उस समय तो उत्तर हुआ था यकृत, लेकिन दूसरे पर पूछा गया क्या कि दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या है, तो वो हो जाएगा अग्नाशय। तो दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, चूंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका पांचवा प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी गंधक। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सभी अम्लों में वह कौन सा तत्व है जो कॉमन रूप से पाया जाता है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। दोस्तों आपने देखा होगा कि अम्ल कोई भी हो उसमें मेन रूप से हाइड्रोजन एलिमेंट तो पाया ही जाता है। जैसे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें HCl, तो उसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन यहाँ भी मौजूद है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड देखें H2SO4, तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग हाइड्रोजन मौजूद ही है। अगर नाइट्रिक अम्ल देख लीजिए मतलब HNO3, देखिए हाइड्रोजन इसमें भी आ जाता है। तो वही पूछा है कि वह कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में कॉमन रूप से पाया जाता है, तो क्या वह कौन सा तत्व है इन सभी में कॉमन, क्या हाइड्रोजन। देखिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका छठा प्रश्न है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनों का लाभ, ऑप्शन बी प्रोटॉनों का लाभ, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की हानि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। आप कैसे ध्यान में रखना है, देखिए एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है रिडक्शन। ध्यान में रखिएगा, एक तो हो गया ऑक्सीकरण, एक होता है रिडक्शन। तो हमको ध्यान में रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कैसे ध्यान में रखिएगा, तो LeOGER से लियोजर। ध्यान में रखिएगा, लियोजर का क्या मतलब हो गया, एल का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसका क्या मतलब हो गया, LeO का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और GER का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो LE लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ से, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन GE मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। तो यहीं से तो यहाँ क्या बोला, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो हमने क्या ध्यान रखने के लिए बोला, हमने ध्यान रखने के लिए बोला लियोजर को, LeOSER। तो लियोजर का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले LeO मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और सॉरी यहाँ पर लियोजर का होता है LeOGER, LeOGER। तो यहाँ से ध्यान में रखना है, सबसे पहले LeO का क्या मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड GER का क्या मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस ट्रिक से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पूछा है चूँकि ऑक्सीकरण, अंग्रेजी में इसको इसी ऑक्सीकरण को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब आपका फर्स्ट पार्ट उत्तर हो जाएगा ये क्या,
फर्स्ट पार्ट क्या है, LEO। LEO का क्या मतलब हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर यहीं पर पूछ दा ऑक्सीडेशन के जगह पर, अगर यहीं पर पूछ देता ऑक्सीकरण के जगह पर रिडक्शन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आप क्या मारते हैं, GER, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सही ऑप्शन उस स्थिति में क्या हो जाता है, ए। तो आप दोनों ध्यान रखिए, यहाँ से एक प्रश्न से दो प्रश्न क्या पूछेगा आपको पता नहीं है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों को यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 7वां प्रश्न है। आज का आपका 7वां प्रश्न क्या है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। आपका ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी तीखा, ऑप्शन डी नमकीन। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। यहीं से दूसरा प्रश्न भी ध्यान रखिएगा कि अम्ल का स्वाद तो खट्टा हो गया, लेकिन अगर आपसे क्षार का स्वाद पूछेगा तो क्या मारिएगा, कड़वा या तीखा। अब ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न तय हो गया। तीसरा प्रश्न पूछता है कि अम्ल किस लिटमस पत्र को किस में बदलता है। तो अम्ल ध्यान में रखिएगा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ये ध्यान में रखिएगा, नीला को लाल में बदल देता है। हमने ट्रिक से याद करवाया था अम्ल वाला, ABR, ABR। ए का मतलब हो गया एसिड, बी का मतलब हो गया ब्लू और आर का मतलब हो गया रेड। तो हमने बोला था अम्ल वाला ध्यान रखिएगा और बाकी क्षार का इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से अम्ल का स्वाद तो खट्टा हो गया, इसी का उल्टा कर दीजिएगा। अगर क्षार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि अम्ल के लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, वो भी ट्रिक हमने बता दिया। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 8वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपका ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी तीव्रता का, ऑप्शन सी समय का, ऑप्शन डी वेग का। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई पूछे प्रकाश वर्ष क्या है तो क्या बताइएगा उसको। दोस्तों प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, अगर कोई पूछ ले कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है तो क्या मारिएगा। ध्यान रखिएगा एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये ध्यान में रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई हो जाएगा, दूरी का। ध्यान में रखिएगा। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये भी पूछा है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। और एक पारसेक में कितना किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये भी ध्यान में रखिएगा, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 9वां प्रश्न है। आज का आपका 9वां प्रश्न क्या है, 1 जूल बराबर है। आपका ऑप्शन ए 10⁻7 अर्ग, ऑप्शन बी 10⁻5 अर्ग, ऑप्शन सी 10⁻2 अर्ग, ऑप्शन डी 10⁻12 अर्ग। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि 1 जूल किसके बराबर होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जूल किसका एनर्जी का ऐसा यूनिट है, कौन, जूल। और अर्ग एनर्जी का CGS यूनिट है, तो ये भी जानते हैं। आप लोग ये भी जानते होइएगा कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। इसी न्यूटन मीटर को ना हम लोग जूल बोलते हैं। तो इसको अगर हम CGS में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन में होता है 10⁻5 डाइन, ये भी पता होगा आप लोग को। उसके बाद मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कीजिएगा ना, तो इन दोनों को तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 10⁻5 यहाँ 10⁻2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को ही बोल देते हैं हम लोग
आर्ग। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, या तो पूरा कंसेप्ट से ध्यान रखना है तो पूरा ध्यान रखिए, और सीधा अगर क्वेश्चन ध्यान रखना है तो ध्यान रखिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 10वां प्रश्न है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन देना है कि पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होता है। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, ऑप्शन सी अंतराग्रहित अंतरिक्ष में, ऑप्शन डी किसी घर्षणहीन सतह पर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि पिंड का भार कहाँ पर शून्य नहीं होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर पहले देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का वैल्यू शून्य होता है, तो भार जो है अपने आप शून्य हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार आपने देखा होगा शून्य होता है, बार बार पढ़े भी होंगे। अंतरिक्ष में कोई जी ग्रेविटी एक्ट नहीं करता है तो वहाँ पर भी भार शून्य हो जाएगा। तो एक ही हो जाएगा, अगर किसी घर्षणहीन सतह है, मान लेते हैं टेबल पर किसी वस्तु को रखिएगा तो क्या उसका भार शून्य हो जाएगा? कभी नहीं, उसका जो भार है एक्चुअल वही भार रहेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 11वां प्रश्न है, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए घट जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि बर्फ के टुकड़े पर जब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों उसका गलनांक जो है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घट जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बर्फ़ के टुकड़े पर जब प्रेशर बढ़ाया जाता है यानी कि दबाव बढ़ाया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 12वां प्रश्न है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है। आपका ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन सी बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी टेफलॉन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेफलॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो याद रखिएगा टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस सबको सीधा सीधा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के 13वें प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 13वां प्रश्न है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। आपका ऑप्शन है ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि ब्रोमीन का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सोना पर नाइट्रिक अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बहुत बार पूछा गया ये भी प्रश्न दोस्तों कि सोना पर किस अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रिक अम्ल, उसको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए बर्फ, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारी जल किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला पूछ लेता है तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, D2O। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इसी D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं और भारी जल। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 15वां प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या है। आपका ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि लाफिंग गैस क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ए बी सी लिख करके। जैसे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाफिंग गैस, तो हम यहाँ देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग फार्मूला भी ध्यान रखते हैं, पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 16वां प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी सोडा आश, ऑप्शन डी पोटास। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्टिक सोडा। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम मतलब यौगिक जो है उसका कॉमन नाम क्या है,
कास्टिक सोडा बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी में देख रहा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भी फार्मूला पूछ लेगा तो क्या बताइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब पूछा जाता है, NaHCO3, तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है सोडा आस। दोस्तों ये सब बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इन सबको आपको ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन डी पोटास, तो पोटास को तो KOH बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, KOH, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न हो गया ना कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर कास्टिक सोडा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे बेकिंग सोडा पूछता है तो बेकिंग सोडा का क्या होता है NaHCO3। पोटास पूछता है तो इसका क्या होता है KOH, ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज का, और ये बीच में जो है एक क्या बच गया, सोडा आस। सोडा आस होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, तो सभी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किससे ध्वनि का संरक्षण नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए इस्पात, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निर्वाण, ऑप्शन डी पानी। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्न में से किससे ध्वनि का संरक्षण नहीं दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा संचरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्वनि का ये जो संरक्षण के काट के यहाँ पर संचरण कर लीजिएगा, संचरण नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि ध्वनि का संचरण निम्न में से किस में नहीं हो सकता है। और यहाँ जो निर्वाण लिखा गया है दोस्तों, ये गलती से लिखा गया है, इसको कर लीजिएगा निर्वात। चलिए अब दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सही बात है, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई मीडियम तो है नहीं, तो ध्वनि का संचरण होगा नहीं। यहाँ पर इस्पात में ईतर सॉलिड है तो मीडियम है ही, वायु भी सॉलिड है मतलब उसमें वायु पार्टिकल्स है, पानी भी सॉलिड, पानी जो है तो पानी में भी तो पानी खुद एक मीडियम है, और वायु जो है हवा खुद एक मीडियम है, तो ए बी और डी तो होगा नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या है। आपका ऑप्शन है ए रक्त को हृदय तक पहुंचाना, ऑप्शन बी फेफड़ों को जोड़ना, ऑप्शन सी हृदय से रक्त को लाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि धमनियों का कार्य क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से रक्त को लाना। दोस्तों एक्चुअली दो होते हैं, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। तो धमनी का कार्य क्या है कि हृदय से रक्त को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाना, और सीरा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। सीरा क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को या रक्त को हृदय तक लाता है। तो यहाँ से दोनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है धमनी का काम, तो धमनी क्या करता है हृदय से रक्त को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 19वां प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ग्राम, ऑप्शन बी मिलीग्राम, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान इकाई। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान इकाई। शॉर्ट में इसी को बोल देते हैं AMU। ए का मतलब हो गया एटॉमिक, मास का मतलब एम का मतलब हो गया मास, और यू का मतलब हो गया यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट अंग्रेजी में। हिंदी में बोले तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 20वां प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। आपका ऑप्शन है ए 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों कैसे बोल रहा है कि टेम्परेचर को कितना कर दे कि वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हुएगा PV बराबर MRT। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए MRT/P।
तो आप यहाँ पर इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं, mR/P के बारे में। टेम्परेचर आप देखिए, वॉल्यूम जीरो तभी होगा, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर को हम जीरो कर देते हैं। और टेम्परेचर यहाँ पर किस में है, केल्विन में, लेकिन हमारा ऑप्शन में किस में दिया है, टेम्परेचर सेल्सियस में। तो हम लोग जानते हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी में अगर 273 आप लोग ऐड कीजिएगा तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -273 + 273 कितना हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा ना। इस 0 केल्विन को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या वॉल्यूम जीरो नहीं हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा, जीरो। तो वॉल्यूम जीरो हो गया, वही बोला है कि वॉल्यूम कब, शून्य आयतन, मतलब ये जीरो कब होगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। और टेम्परेचर 0 केल्विन किससे हो रहा है, ऑप्शन सी से, क्योंकि अभी ये सेल्सियस में है और केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा 0 केल्विन। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके आप लोग देखिएगा फिर से। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 21वां प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। आपका ऑप्शन है ए वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। दोस्तों आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन देखे होंगे हर एग्जाम में कि एंजाइम मूलतः क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। एंजाइम क्या है, मुख्य रूप से प्रोटीन ही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 22वां प्रश्न है, अतिचालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होती है, आपका ऑप्शन है ए अत्यधिक प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी उपरिमित प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी डी ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों। अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोधकता क्या होता है, सीधा सीधा ये पूछता है। दोस्तों आप लोग पढ़े होइएगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, मतलब चालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो जब अतिचालक बोले ना दोस्तों तो उसमें रेसिस्टेंस 0 होता है, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शून्य प्रतिरोधकता। ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी शून्य प्रतिरोधकता हुआ मतलब 0 रेसिस्टेंस, और जब रेसिस्टेंस ही नहीं है मतलब चालक, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा फास्ट पास करेगा, इसलिए बोलता है अतिचालक। चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोकने वाला है नहीं, मतलब प्रतिरोधकता 0 है, मतलब रेसिस्टेंस 0 है। जब रेसिस्टेंस 0 है इसका क्या मतलब, इसको बोलेंगे अतिचालक, अंग्रेजी में इसी को सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शून्य प्रतिरोधकता। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 23वां प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। आपका ऑप्शन है ए 746 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 750 वाट। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। सीधा सीधा पूछता है कि 1 HP बराबर कितने वाट, तो 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 24वां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक गिरावट दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ए तूफानी मौसम, ऑप्शन बी स्वच्छ एवं साफ मौसम, ऑप्शन सी आर्द्र मौसम, ऑप्शन डी शुष्क मौसम। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि अगर वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक अचानक गिरावट होती है तो उससे क्या, किसको दर्शाता है वो। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तूफानी मौसम। देखो बैरोमीटर में अगर अचानक से गिर जाता है उसका प्रेशर, तो इसका क्या है, किसको दर्शाता है, तूफानी मौसम को। इसमें और भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अचानक से गिरता है तब तक तूफानी मौसम हो गया। अगर बोलेगा धीरे धीरे गिरता है, बैरोमीटर का जो लिक्विड होता है अगर धीरे धीरे गिरता है तो इसका क्या मतलब, वर्षा होने की चांस रहता है। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, इसका क्या मतलब, मौसम साफ। तो तीनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बोला अचानक गिर रहा है, अचानक गिरना तूफानी मौसम। अगर यहीं पर पूछता धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या वर्षा होने का चांस। अगर यही कहता है कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो साफ मौसम का संकेत। तो ये तीनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि अचानक गिर रहा है, तो अचानक गिर रहा है तो तूफानी मौसम। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 25वां प्रश्न है, प्रेरकत्व, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंडक्टेंस, की इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए ओम, ऑप्शन बी फैराड, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी कूलम्ब। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस की इकाई क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी। यहाँ पर ऑप्शन ए है ओम।
ओम किसका यूनिट है, तो ध्यान में रखिएगा रेसिस्टेंस का। ऑप्शन डी में है कूलम्ब, कूलम्ब किसका यूनिट है, ध्यान रखिएगा चार्ज का। चूँकि यहाँ पूछा है इंडक्टेंस, तो हेनरी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 26वां प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी होमोलिसिस। अगर इसका उत्तर पता है दोस्तों ए बी सी और डी में से कोई सही उत्तर है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसमें ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 27वां प्रश्न है कि ध्वनि की इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है ए केल्विन, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर हमारा प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देखे ही होगा तो इसका उत्तर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की इकाई क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 28वां प्रश्न है कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। आपका ऑप्शन है ए मोर्स सैमुअल, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों आविष्कार वाला प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आपका एक प्रश्न तो जरूरी रहेगा आपके एलपी और टेक्नीशियन में। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मोर्स सैमुअल। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया, सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोर्स सैमुअल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 29वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सोनोमीटर, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑडियोमीटर। ध्यान रखिएगा। ध्वनि से एक प्रश्न तो पूछता ये है कि ध्वनि का इकाई क्या है, इकाई क्या है तो डेसिबल, और मापते किससे हैं ध्वनि की तीव्रता को, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऑडियोमीटर था। दोनों प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शुष्क सेल क्या है। आपका ऑप्शन है ए चतुर्थक सेल, ऑप्शन बी प्राथमिक सेल, ऑप्शन सी द्वितीयक सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि शुष्क सेल किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक सेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 31वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। आपका ऑप्शन है ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका सही उत्तर क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, ऑप्शन ए। दोस्तों यहीं पर अगर पूछता मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी तो उसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी टेस्ला। तो चूंकि यहाँ बोला है सोचे चुंबकीय फ्लक्स, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा वेबर। ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स इंटेंसिटी बोल देता तब तो टेस्ला होता, लेकिन अगर सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स बोला है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए वेबर। और ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। 1 टेस्ला मतलब 1 टी बराबर होता है 1 वेबर। वेबर को शॉर्ट में लिखते हैं WB प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे हमारा प्रश्न क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर, ऑप्शन ए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 32वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। दोस्तों अगर आप लोग के घर में लगा होगा यूनिट तो आप लोग देखिएगा बिजली बिल यूनिट में देता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट कहते हैं ना। तो वह यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है। अगर कोई पूछे 1 यूनिट किसके बराबर होता है, कहता है ना जी 1 यूनिट बिजली आपका खर्च हुआ, तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो वही ध्यान रखिएगा 1 यूनिट जो है 1 किलो
वाट घंटा के बराबर हो जाता है। 1 kW, ध्यान में रखिए 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, वही एक यूनिट। तो यही बोल रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा मतलब क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का ऐसा यूनिट तो जूल होता है। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा भी कहीं ना कहीं जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना भी जूल को। तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग जूल में बदलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से सीधा आप लोग यहाँ आ जाइएगा, इधर आ रहे हैं। तो हम लोग 1 किलो, ये जो वहाँ पर है 1 किलो, तो 1 किलो के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 मतलब 1000 लिख सकते हैं ना। और वाट, और हम लोग जानते हैं वाट को क्या लिख सकते हैं, गुने, वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आवर को अगर मिनट में बदले तो क्या, एक घंटा में कितना, 60 मिनट, और इसको हमको सेकेंड में बदलना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सेकेंड आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ई सेकेंड से ई सेकेंड कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, जूल नहीं बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सकते हैं, 10 के पावर 3 यहाँ, और 3600, तो क्या हो जाएगा 3600 गुने 10 के पावर 3। यहाँ से अब इसको अगर हम मिटा दें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आया 3600 गुने 10 के पावर 3। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं ना यहाँ पर, जूल। तो किसके बराबर हो गया, ई एक यूनिट के बराबर हो गया, याद रखिएगा। और पहले हमने बताया एक यूनिट किसके बराबर होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये भी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी प्रश्न है एक, ये भी ध्यान में रखिएगा। वैसे हमारा प्रश्न था कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। दोस्तों हमने इसलिए बता दिया इसको कि किलोवाट घंटा भी कहीं ना कहीं जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसके बराबर हो जाता है, जो कि हो जाता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 33वां प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। आपका ऑप्शन ए कम ताप, ऑप्शन बी कम वेग, ऑप्शन सी कम दाब, ऑप्शन डी कम घनत्व। दोस्तों सही उत्तर दीजिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम घनत्व। बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं, तो ड्यू टू लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का क्या मतलब हो गया हिंदी में, कम घनत्व के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 34वां प्रश्न है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। से उत्तर दीजिए दोस्तों कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। हिंदी में प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम। ऑप्शन सी में देख रहा है एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा, अगर पूछे एम्पियर किसका यूनिट है तो इलेक्ट्रिक करंट का। वाट किसका यूनिट है, पावर का। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था प्रतिरोध की यूनिट क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 35वां प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया। सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपरमेट्रोपिया। अगर प्रैक्टिस सेट 1 देखे होइएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। दोनों ध्यान रखिएगा। और मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, यह भी ध्यान रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष को मतलब ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, यह भी ध्यान रखिएगा। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक क्वेश्चन पूछता है कि जिसके आंख में दूर दृष्टि दोष रहता है मतलब हाइपरमेट्रोपिया रहता है, उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर। ये सभी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे हमारा यह प्रश्न कैसा था कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों आज का आपका 36वां प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है।
अगर पिछला प्रश्न अगर देखें हैं तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन बी निकट दृष्टि, ऑप्शन सी वर्णांधता, ऑप्शन डी रतौंधी। तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है, हमने अभी बताया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और यहीं पर हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। दोनों ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी रतौंधी। रतौंधी क्या है, आँख की एक बीमारी है जो किसके कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये जो रतौंधी है ये किसके कमी से होता है, विटामिन ए। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और इसी विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर। ध्यान में रखिएगा, अगर विटामिन ए का पूछे साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटिनॉल। मुख्य स्रोत गाजर, ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ये भी ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा गया कि रतौंधी का संबंध किससे है, तो आँखों की बीमारी से। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। आपका ऑप्शन है ए हैजा, ऑप्शन बी प्रतिस्याय, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी शीत ज्वर। तो सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि जल संक्रामक रोग कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा। इसका बार बार सुना हुआ दोस्तों कि हैजा कैसा रोग है, तो हैजा एक जल संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 38वां प्रश्न है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। आपका ऑप्शन है ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी हमने बताया कि दूर दृष्टि मतलब क्या, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 39वां प्रश्न है, टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए कपाल, ऑप्शन बी भुजा, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी जांघ। बताइए दोस्तों कि टिबिया अस्थि मतलब टिबिया नामक हड्डी जो है शरीर के किस भाग में पाया जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाया जाता है, हमारे पैर में। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 40वां और अंतिम प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन है। आपका ऑप्शन ए अंधापन, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन डी सी जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन डी बेरी। दोस्तों सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनन शक्ति में कमी, जनन क्षमता में कमी। अब दोस्तों चूंकि विटामिन ई के बारे में पूछ लिया तो विटामिन ए का डिटेल भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा विटामिन ई का रासायनिक नाम, क्या मार दीजिएगा, टोकोफेरॉल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, टोकोफेरॉल। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले विटामिन ई का तो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, ये भी दोस्तों पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और विटामिन ई का स्रोत मतलब कैसे आएगा हमारे बॉडी में विटामिन ई, तो इसका ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियाँ विटामिन ई का मुख्य स्रोत है, हरी सब्जियाँ। और रासायनिक नाम तो टोकोफेरॉल हो गया। और जनन शक्ति में कम, इसके कमी से होने वाला रोग, तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी, और इसका स्रोत पूछेगा तो हरी सब्जियाँ, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन बी दिख रहा है दोस्तों रिकेट्स, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन डी दिख रहा है बेरी, ये किसके कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे हमारा प्रश्न था विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनन शक्ति में कमी। चलिए दोस्तों एक प्रश्न मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था प्रैक्टिस सेट 2 में, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्या था कि दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोलक को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिछले एपिसोड का क्वेश्चन है। एक प्रश्न हमने आज के लिए लाया है दोस्तों, अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य होगा। अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा है तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या है, मतलब 40 प्रश्न में से कितना सही हुआ। अगर दोस्तों 40 प्रश्न में से
30 प्लस आपका अगर सही हो रहा है ना दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपके सिलेक्शन की चांस बहुत ज़्यादा है और आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।